एक गांव में दो भाई रहते थे, भोला और शोला। दोनों के जैसे नाम वैसे ही काम थे। भोला बड़ा था, सब कुछ धीरे धीरे करता था और धीरे धीरे समझता। शोला छोटा भाई था, बिल्कुल अपने नाम की तरह ही तड़कता भड़कता इंसान था। बड़े, गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों के फल भी आ रहे हैं। हाँ छोटे, मेरा मनपसंद कटहल खाएंगे हम। सोच के मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, कटहल बेच के पैसे आएंगे, उनके बारे में सोच के मुझे भी मुंह में पानी आ रहा है। और हाँ, पिछली बार की तरह इस बार सारी गुठलियाँ फेंक मत देना, उनको भी बेचा जा सकता है, याद है ना? हाँ, याद है मुझे। भोला और शोला दोनों अपने खेत में उगाए गए फल, पौधे, सब्जियों को बेच के कुछ पैसे कमाया करते थे। पिछले सीजन में भोला ने कटहल बेचे कम और खाए ज्यादा, और गुटलियां भी नदी में बहा दी। शोला ने सोचा था कि वो गुटलियों को बाजार में बेचकर और थोड़े पैसे लाएगा। इस बार भोला को अच्छे से याद था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कटहल के बीज संभाल कर रखने हैं। बड़े, उठ जा, सुबह के 10 बज रहे हैं। हाँ, 10 बज गए तो उठ जाऊं, ये कहाँ का नियम है? काम पे जाना है, खेत हमारा इंतजार कर रहा है। खेत थोड़ा और इंतजार कर लेगा, वो कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है। बड़े, तू भी ना यार, एक नंबर का आलसी है। ये ले, माँ ने खाना भेजा है। आ गए भाई साहब, चल अब तू लग जा काम पर, मैं आराम करूंगा इस पेड़ के नीचे। शोला पास के एक पेड़ के नीचे सो जाता है। भोला भी थोड़ी देर में काम करते हुए थक जाता है और अपने खेत के पेड़ से एक पका हुआ कटहल निकाल कर खा लेता है। उसे याद था कि गुटलियां बचा कर रखनी हैं, तो वो उन्हें अपने धोती में बांध कर रखता है। थोड़ी देर में शोला उठकर अपने भाई को खेत के कोने में बैठा कुछ खाते हुए देखता है। बड़े, अरे बोला था ना भैया जी, थोड़ा सा काम कर लो, फिर से तुम बैठ गए। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका? अरे नहीं, मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, मैं काम ही कर रहा हूँ। देखो, मैं काम ही कर रहा हूँ। रात को दोनों भाई बैठकर बातें कर रहे थे। तभी शोला ने भोला से पूछा, ये क्या चमक रहा है धोती में से? क्या चमक रहा है? तुमने कुछ रखा हुआ था क्या? दिखाना जरा। भोला जब अपने भाई को गुटली देता है तो उसके हाथ में कटहल के सोने की गुटलियां थीं। बड़े, ये तो सोना है, सोने के पत्थर। हाँ, ये तो सोना है, पर मैंने तो सोना नहीं रखा था यहाँ पर। अरे तूने चाहे ना रखा हो, पर अब तो ये हमारा है। अरे पर तुझे ये मिला कहाँ से बड़े? याद नहीं आ रहा है। आज दिन में तो मैं कोई सोने वाली जगह पे नहीं गया था। शोला और भोला दोनों सोना मिलने की खुशी में इतना पागल हो जाते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि ये उनके खुद के खेत के कटहल के पेड़ की गुटलियां हैं। जब भी भोला चुपके से खेत में जाके कटहल खाता और गुटलियां रख लेता, तो वो रात को सोने की गुटलियां बन जाती। कई महीने ऐसे चलता रहा और दोनों भाइयों के पास लगभग 200-300 सोने की गुटलियां हो गई थीं, पर अभी भी उन्हें यही लग रहा था कि ये सोने के पत्थर हैं। अब हमको खेती करना बंद कर देना चाहिए छोटे। अब हमारे पास इतना सारा सोना जो है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब तो हम बहुत अमीर हो गए हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो हम कटहल के बागान खरीद लेते हैं। क्या करेगा इतने सारे कटहल का? मैं तो कहता हूँ एक घर बना लेते हैं और एक होटल भी खोल लेते हैं और एक कपड़ों की दुकान भी। हाँ ठीक है, और एक कटहल का खेत भी। ओफो बड़े, तुम इतने गधे क्यों हो? अब हम लोग बड़े हो गए हैं, बड़ी चीजों के बारे में सोचा करो ना। कटहल के खेत के पीछे क्यों पड़े हुए हो? दोनों भाइयों ने मिलकर एक आलीशान घर बनवाया। अपने खेत की जमीन को साफ करा के वहाँ एक कपड़े की दुकान और होटल भी बनवाना शुरू कर दिया। खेत में जितने भी फल और सब्जियां थी, सब एक आखिरी बार घर लेकर आए दोनों। हाय मेरे प्यारे कटहल, अब अगले सीजन में तुमसे मिलूंगा। बड़े, तुम भी ना कटहल के पीछे बिल्कुल पागल हो गए हो। क्या है इस मामूली से फल में
जो इतना पागल हो इसके पीछे? शोला अपने बड़े भाई को सुनाते हुए घर के कुछ काम कर रहा था और भोला बैठकर कटहल को खाने के लिए काटने की कोशिश कर रहा था। अचानक भोला चिल्ला उठा, सोना! क्या सोना है कटहल के अंदर? क्या बक रहे हो? ये कैसे हो सकता है? शोला भागते हुए अपने बड़े भाई के पास जाता है और उसके हाथ में रखे हुए कटहल को छीन कर देखता है। कटहल के अंदर सोने की गुठलियां भरी हुई थीं। बड़े, मतलब इतने दिनों से हमें सोने के पत्थर नहीं बल्कि सोने के कटहल की गुठलियां मिल रही थी। हे भगवान, हम जो गुठलियां बचाकर लेकर आते थे दरअसल वो सोने की गुठलियां थी। दोनों भाई भागकर अपने खेत में जाते हैं और देखते हैं कि सोने के कटहल वाला पेड़ और बाकी सारे पेड़ अब कट चुके हैं। उनके हाथ में ये आखिरी सोने का कटहल था। हे भगवान, हमने और पैसों की लालच में अपने सोने की खदान को ही काट डाला। दोनों भाई अपनी मूर्खता को कोसते हुए उदास होकर अपनी जिंदगी का आखिरी सोने का कटहल लेकर घर के अंदर जाते हैं। राधिका बचपन से लड़कों के साथ घूमा करती थी। लड़कों के बीच रहकर उसे पान खाने की लत लग गई थी। वो जवानी तक नहीं छूटी। आज फेरे पड़ने के बाद राधिका की विदाई होने वाली थी। राधिका की माँ उसे समझाने लगी, बेटी अपने मुंह और पान पर काबू करना। अब तुम पराए घर जा रही हो। वहाँ तुम्हारे मम्मी पापा तो होंगे नहीं जो तुम्हारे नखरे सुने। सास ससुर से पाला पड़ेगा और उन्हीं के हिसाब से चलना होगा। 2-4 दिन सह लूंगी मम्मी, पर अगर सास ने ज्यादा चपड़ चपड़ की तो पान खाकर सास के मुंह पर ही थूक दूंगी। ससुराल पहुंचकर राधिका ने 1-2 दिन अपने ऊपर कंट्रोल किया और पान नहीं खाया, पर वो बहुत ज्यादा दिन खुद को रोक नहीं पाई। एक दिन जब राधिका की सास सोकर उठी तो उसने दीवार पर लाल लाल पान के निशान देखे। राहुल, क्या तुमने पान खाकर थूका है? नहीं माँ, मैंने नहीं थूका है। तो फिर दीवार पर ये पान के छींटे कैसे आए? माँ, वो राधिका पान खाती है। क्या? बहू, कान खोल कर सुन लो। अगर आगे कभी मुझे घर में पान दिख गया तो तुम्हारी इस घर से छुट्टी कर दूंगी। राधिका को ससुराल आने पर पता लगा कि उसका पति राहुल अपनी माँ के सामने बिल्कुल भीगी बिल्ली है। एक दिन एक छोटी लड़की घर पर आई। मामा, मेरे पापा बीमार हैं। माँ दवा लेने गई हुई है। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। एक कटोरी सब्जी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। गुनगुन, मैं अभी सब्जी लेके आता हूँ। रुक जाओ राहुल, इसे सब्जी नहीं मिलेगी। सुन लड़की, चुपचाप इस घर से बाहर निकल जा। बार बार मना करने पर भी तुझे समझ नहीं आता। आगे कभी इस घर में आई तो वो मोटा सा डंडा देख ले। डंडा देखकर लड़की तुरंत भाग गई। राहुल जब कमरे में आया तो राधिका ने उससे कहा, वो लड़की कौन थी? थोड़ी सब्जी उसे दे देते तो कौन सी आफत आ जाती। शादी से पहले तो तुम मेरे सामने बहुत बहादुरी की बातें कर रहे थे और अब अपनी मम्मी के सामने जुबान नहीं खुल रही है। अरे धीरे बोलो, कहीं मम्मी ने आवाज सुन ली तो वो तुम्हें घर से निकाल देंगी। वो लड़की मेरी बहन संगीता की बेटी थी। माँ के मना करने के बावजूद संगीता ने अपनी पसंद की एक लड़के से शादी कर ली। वो लड़का हमारे गांव का ही है। शादी के बाद संगीता का पति बीमार पड़ गया। अब संगीता घर घर जाकर खाना बनाती है और अपने परिवार का पेट पालती है। कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे अंदर इतनी सी हिम्मत नहीं है कि अपनी माँ से छुपाकर तुम एक बेचारी लड़की की मदद कर सको। नहीं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। अगर माँ को पता चल गया तो वो मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगी और सारी प्रॉपर्टी मेरे भाई रमन के नाम कर देंगी। ठीक है, अगर तुमसे उस लड़की की मदद नहीं होती तो मैं उसकी मदद करूंगी। एक दिन शाम को जब राधिका आंगन में बैठी थी तो उसे सड़क पर वही लड़की गुनगुन दिखाई दी। सुनो गुनगुन, यहाँ आओ। मैं तुम्हारी नई मामी हूँ। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे मांग लेना। मैं तुम्हें आज का खाना भी दे देती हूँ। क्या तुम मेरे लिए पान ला दोगी? राधिका गुनगुन को रोजाना खाना दे देती और गुनगुन से पान भी मंगवा लेती थी।
एक दिन राधिका की सास ने राधिका को रंगे हाथों पकड़ लिया। राधिका के साथ राहुल भी मौजूद था। बहू, उस लड़की को खाना देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी माँ को जरा पता लगने दो कि मेरी इच्छा के खिलाफ जाने का परिणाम क्या होता है। सासू माँ, आपकी बेटी ने आपकी मर्जी से शादी करके कोई गुनाह नहीं कर दिया और आप अपनी बेटी के कर्मों का बदला एक छोटी सी लड़की से क्यों ले रही हैं? उस लड़की को खाना दे देने से आपके घर का अनाज कम नहीं हो जाएगा। तुम मुझसे जबान लड़ाती हो, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसी समय अपने पति के साथ घर से निकल जाओ, फिर देखूंगी कि खुद क्या खाओगी और उस लड़की को क्या खिलाओगी। तुम दोनों को अपनी औकात पता लगनी चाहिए। मालती ने राहुल और राधिका को घर से बाहर निकाल दिया। राहुल राधिका को अपने एक दोस्त के घर ले गया। कुछ दिन तो दोस्त और उसकी पत्नी का व्यवहार ठीक रहा, लेकिन फिर वे लोग चिढ़ने लगे। आखिरकार राधिका और राहुल वहाँ से निकल गए और गांव में यहाँ वहाँ भटकने लगे। तेज धूप पड़ रही थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मैं अपने मुंह पर काबू रखूं, लेकिन मैं नहीं रख पाई और अब मेरे साथ तुम्हें भी कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। रोवो मत राधिका, शायद हमारे भाग्य में यही लिखा था। उसी समय एक बूढ़ी औरत कहीं से आई और पेड़ के नीचे बैठ गई। बूढ़ी औरत पान खा रही थी। उसने राधिका से पूछा, बेटी, पान खाओगी क्या? राधिका भूखी प्यासी थी। पान को देखकर उससे रुका नहीं गया और उसने बूढ़ी औरत का पान झट से खा लिया। तुम तो भूखी लग रही हो बेटी, लो ये पान की डिब्बी तुम रख लो। बूढ़ी औरत राधिका को पान की डिब्बी देकर चली गई। कुछ देर बाद राधिका ने पान खाकर पास ही में पड़े एक पत्थर पर थूका। पत्थर अचानक से सोने का बन गया। हाय राम, ये पत्थर सोने का कैसे बन गया? राधिका ने गर्दन घुमाकर सड़क पर उस बूढ़ी औरत को देखा। वो बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। ये जरूर उस बूढ़ी औरत के आशीर्वाद से ही हुआ है। बूढ़ी औरत के दिए पान खाकर राधिका जिस चीज पर भी थूकती वो चीज सोने की बन जाती। राधिका और राहुल ने सोना बेचकर एक बड़ा सा घर खरीद लिया। उन्होंने गुनगुन के परिवार को भी अपने ही घर रहने के लिए बुला लिया। उधर मालती ने अपने दूसरे बेटे रमन की शादी कर दी। मालती सोच रही थी कि वो रमन की बहू को उसी तरह डरा धमका कर रखेगी जैसे घर के बाकी सदस्यों को रखती है, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। रमन की मोटी ताजी बहू मालती से ही घर का सारा काम करवाती और खुद आराम से सोती। मालती अपने दूसरे बेटे और बहू को घर से निकाल भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो वो घर में अकेली रह जाती। मालती को जब राहुल और राधिका के अमीर होने के बारे में पता लगा तो वह एक दिन उनके पास पहुंची। मुझे माफ कर देना बहू, मैंने तुम्हें घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की। अब तुम सब लोग घर पर लौट चलो, मुझे घर में बहुत अकेलापन महसूस होता है। नहीं माँ जी, हम यहाँ खुश हैं। जल्दी ही मैं और संगीता अपना ब्यूटी पार्लर खोलकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पहला कदम उठाने वाले हैं। अच्छा बहू, अगर तुम लोग घर नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं। तुम्हारे पास वो सोना बनाने वाला पान बचा हो तो मुझे दे दो। ज्यादातर पान खत्म हो चुके हैं, बस कुछ ही बचे हैं, आप इन्हें ले जाइए। मालती बहुत खुश होकर पान की डिब्बी अपने घर ले गई। सबसे पहले कूड़ेदान को ही सोने का बनाती हूँ। मालती ने पान खाकर कूड़ेदान पर थूका, लेकिन कूड़ेदान सोने का नहीं बना। फिर मालती ने बाल्टी पर थूका, बाल्टी भी सोने की नहीं बनी। सोना पाने के लालच में मालती ने बेड, अलमारी, दीवार, घर की हर एक चीज पर पान खाकर थूका, लेकिन कोई भी चीज सोने की नहीं बनी। रमन की बहू जब सोकर उठी तो उसने देखा कि पूरा घर पान के निशानों से गंदा हो चुका है। सासू माँ, जल्दी से पूरा घर और घर की हर एक चीज साफ करो, वरना वो मोटा डंडा देख लो। रमन की बहू मालती के पीछे डंडा लेकर खड़ी हो गई और उसने मालती से पूरा घर रगड़ रगड़ कर साफ कराया।